गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया से हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में से पाठ नंबर 15 पानी की कहानी और लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर आज मैं आपको समझा रही हूँ। पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए जाते हैं उनके उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ। तो बच्चों, आप अच्छी तरह से समझोगे और फिर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखोगे। नोटबुक में लिखते हुए ज़रूरी नहीं है कि जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ आपको वैसा ही लिखना है। बात वही आनी चाहिए। आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, उसमें वर्डिंग इधर उधर हो जाए या उसकी वर्डिंग चेंज करके भी आप लिख सकते हो, मतलब अर्थ वही होना चाहिए। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो भेजे हैं उसमें पानी की कहानी पाठ विस्तार से मैंने आपको समझाया है। यदि आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पाठ समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखिए। पहले पाठ को समझने का प्रयास करिए, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि यदि आपको पाठ समझ में आ गया तो प्रश्न उत्तर याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? क्या प्रश्न है? प्रश्न, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? अब ये स्टार्टिंग में आपने जो है यदि वीडियो देखी है या पाठ पढ़ा है तो आपको शुरू से ही ये बात पता चल जाएगी। लेखक एक बार रास्ते से जा रहे थे तो एक बेर, जो बेर लगते हैं ना जिस पेड़ पे, तो उस बेर के पेड़ के नीचे से गुजरे तो ओस की बूंद उनकी कलाई पर गिरी और वहाँ से खिसकती हुई उनके हथेली पर आ गई। अब क्या बनेगा इसका उत्तर? यदि आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? लेखक को ओस की बूंद रास्ते से जाते हुए बेर के पेड़ से उनकी कलाई पर गिरी। ठीक है, कैसे मिली थी? कि लेखक को रास्ते से जाते हुए बेर के पेड़ के नीचे से गुजरते हुए ओस की बूंद उनकी कलाई पर मिली। ठीक है, गिर गई थी ना तो वहां मिली थी। तो प्रश्न का उत्तर अब आप लिख लोगे इसको। अब अगला प्रश्न आता है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? क्यों कांप उठी थी? उसे किस लिए क्रोध आ रहा था, किससे घृणा हो रही थी? तो बच्चों, आपने पढ़ा ही है, जब ओस की बूंद, मतलब लेखक को अपनी पूरी कहानी बता रही है ना भी कैसे कैसे उसका मानवीकरण किया गया उस बूंद का। जैसे मनुष्य आपस में बातें करते हैं वैसे लेखक और वह ओस की बूंद आपस में बात कर रहे थे। जब ओस की बूंद ने देखा, मतलब उसने लेखक को बताया कि जब मैंने देखा कि पेड़ों के नीचे असंख्य रोए, यानी पेड़ों की जड़ों के जो असंख्य रोए होते हैं वो क्या करते हैं, पृथ्वी में से पानी की बूंद को खींच लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। कुछ को तो खा लेते हैं और कुछ का अधिकांश यानी ज़्यादातर सब कुछ छीन के उसे फेंक देते हैं। इसलिए जब ये बात ओस की बूंद को याद आई तो क्रोध और घृणा से कांप उठी। अब इसका उत्तर आप कैसे लिखोगे? जब ओस की बूंद ने देखा कि जड़ों के असंख्य रोए उन्हें पृथ्वी में से अपनी ओर खींच लेते हैं, कुछ को तो खा लेते हैं लेकिन कुछ का सब कुछ समाप्त करके उन्हें बाहर निकाल देते हैं, यह सोचकर ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। तो दूसरा प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी में अपना पूर्वज या पुरखा, हम बोलते हैं पुरखा या पूर्वज, ठीक है,
भी हमारे पूर्वज हैं, जब हम कहते हैं आषाढ़ के दिन हमें पूर्वजों को खाना खिलाने के लिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, तो मतलब उन्होंने पानी में मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पानी में अपना पूर्वज क्यों कहा है? क्योंकि ओस की बूंद ने लेखक से बताया अरबों वर्ष पहले पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुआ था। उससे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो कि एक गैस के रूप में थी, जब उन दोनों का सम्मिश्रण हुआ तो उससे पानी बना। इसलिए पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पुरखा कहा है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सम्मिश्रण से ही पानी बना था। सॉरी बच्चों, अब आप इसको लिखोगे कैसे? क्योंकि अरबों वर्ष पहले, कई साल पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रासायनिक क्रिया के कारण पानी उत्पन्न हुआ, इसलिए पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूर्वज कहा गया है, कहा गया है। अब अगला प्रश्न आ जाता है इसका बच्चों, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन कीजिए। पानी कैसे उसका जन्म हुआ था और कैसे उसके आगे जीवन यात्रा रही थी। पूरा जो इसमें बताया है, लेकिन हमने बहुत संक्षेप में इसका उत्तर लिखना है। कहते हैं कि बहुत समय पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण पानी जो है वो उत्पन्न हुआ था। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपना अस्तित्व गंवा करके मुझे उत्पन्न किया। ये बूंद ने बताया है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रूपी जो दो गैसें थी, उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया, मतलब गैस के रूप में थी और वापस में जब मिले तो पानी के रूप में आ गए। उन्होंने अपना प्रत्यक्ष रूप में अस्तित्व खो करके जो है मुझे उत्पन्न किया था। मैं भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमी, भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमी, फिर न जाने क्या हुआ, मैं ठोस रूप में हो गई। ठीक है, तो तरल पदार्थ होता है, ठोस होता है, तरल जैसे पानी हो गया, ठोस जैसे बर्फ हो गई, पानी का ही ठोस रूप होता है बर्फ। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोख ली और मैं पिघलकर पानी के रूप में समुद्र में बहने लगी। तो अब आप बच्चों कैसे लिखोगे, कैसे इसका उत्तर? चलो, बहुत समय पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया से पानी की बूंद का जन्म हुआ। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपना अस्तित्व खोकर मुझे उत्पन्न किया। मैं भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमी और फिर न जाने क्या हुआ कि एक दिन मैं ठोस रूप में परिवर्तित हो गई। फिर एक दिन गर्म धारा के साथ भेंट हुई। गर्म धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोख ली और वहाँ से निकलकर पानी के रूप में समुद्र में बहने लगी। तो ये उत्तर। तो बच्चों, आप जैसे ही ये वीडियो देखोगे साथ साथ में उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लोगे। प्रश्न नंबर 5 इसका आता है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए। ओस की बूंद लेखक को आप बेटी सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? बच्चों, आपने वीडियो देखा या आपने पाठ पढ़ा तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा। किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? जब लेखक की हथेली पे बूंद थी और वो लेखक से बातचीत हो रही थी तो वो किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? फिर है कि कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से में बूंद लेखक को आप बेटी सुनाते हुए सूर्य की
निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि बूंद ने बताया कि सूर्य के निकलने से उसमें उड़ने की शक्ति आ जाती है और जैसे ही सूर्य निकलेगा उसके बाद वो उड़ जाएगी। यानी सूर्य की गर्मी से पानी भाप बन के ऊपर उठता है और जब वो भाप भारी हो जाता है तब वो वापस से नीचे इन बारिश के रूप में गिरने लगता है। तो किसका इंतजार कर रही थी? सूर्य के निकलने का। और जैसे ही सूर्य निकला लेखक की हथेली से वो बूंद उड़ गई, यानी भाप के रूप में वो गायब हो गई। फिर इसका पाठ के आगे प्रश्न दिया है, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। तो सबसे पहले बच्चे, जल चक्र क्या होता है? जल चक्र यानी पानी का उतार चढ़ाव। पानी में कई बार ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे उतरता है, फिर ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, तो उसको हम बोलते हैं जल चक्र। यानी कि यह एक चक्रवात की भांति होता है। इसमें पानी भाप बनकर उड़ता है और फिर बादल के रूप में पानी बन करके वापस बरसने लगता है। पानी भाप बन के पहले उड़ जाता है, फिर वापस बादल बन जाते हैं, पानी भारी हो जाता है, ऊपर जाके भाप के रूप में जाता है, भाप भारी हो जाती है तो पानी बन जाता है, फिर वो बादल के रूप में क्या होता है? बरसने लगता है, पानी की बूंदें बन के नीचे गिरने लगती हैं। पानी की कहानी में लेखक ओस की बूंद के माध्यम से पानी की कहानी बता रहे हैं कि वह पेड़ों की जड़ों में, समुद्र के नीचे क्या क्या है उसके बारे में सारी जानकारी उन्होंने बताई है। तो अब आप उत्तर लिखोगे कैसे? जल चक्र पानी का उतार चढ़ाव होता है, यह चक्रवात की तरह होता है, इसमें पानी भाप बनकर उड़ता है और तब वह बादल का रूप लेकर के बूंदों के रूप में बरसना शुरू कर देता है। पानी की कहानी में लेखक ने ओस की बूंद के माध्यम से पानी की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है और इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे पेड़ों की जड़ों में, समुद्र में और समुद्र के नीचे इस बूंद के साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने किन किन परिस्थितियों को झेला और कैसे ये पानी के रूप में आई, वो पूरा वर्णन किया है। फिर अगला इसमें एक प्रश्न आता है बच्चों, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वहाँ का वातावरण सुहावना होता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है? मौसम बिल्कुल ठीक रहता है, ना गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है और ना सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है। फिर प्रश्न है, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है, जानकारी प्राप्त कीजिए। सबसे पहले पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, फिर भी पानी कैसे पहुंचता है? मतलब पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता लेकिन जड़ से पत्तों तक पानी प्रकाश संश्लेषण से पहुंचता है। यानी जब सूर्य की किरणें पौधे पर पड़ती हैं तो उससे वो पानी जो है ऊपर खिंचता है, प्रकाश अपने और गर्मी जो है पानी को इतना भाप बन के उड़ने लगता है जैसे का, तो पानी पेड़ों के पत्तों में और पूरे मतलब पेड़ पे जो है वो आ जाता है, जिससे पेड़ हरा भरा रहता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण से ये पेड़ जो पानी, सूर्य का प्रकाश जो है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ के सभी भागों में भोजन और जल पहुंचाता है। तो ठीक है बच्चों, ये थे आपके इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर जो आपको कॉपी में लिखने हैं। क्योंकि यदि आप एक बार में नहीं लिख पाओगे तो वीडियो को पुनः देख सकते हो, उसको दोबारा से चला सकते हो ना, और आप अपने आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। तो आपका ये होमवर्क भी है, आप ये प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखोगे। थैंक यू।